हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन आंसर्स, है ना। फर्स्ट लेसन जो हमारा था अ लेटर टू गॉड, वो हमने पढ़ लिया है। उसके क्वेश्चन आंसर्स भी हम लोगों ने कर लिए। हमने डस्ट ऑफ स्नो एक पोयम पढ़ी थी और उस पोयम के क्वेश्चन आंसर्स आज हम लोग करने वाले हैं। तो गाइस, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। सो गाइस, ये जो लेसन था, ये जो पोयम थी डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ स्नो, जिसको हमने चैप्टर में समझा था और रॉबर्ट फ्रॉस्ट के थ्रू लिखी गई थी। तो जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उन क्वेश्चंस को आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन इट गाइस। फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट? फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट इज अ डस्ट ऑफ स्नो? डस्ट ऑफ स्नो यानी पार्टिकल्स ऑफ स्नो, और इसे हम शुद्ध लैंग्वेज में एक आसान भाषा में कह सकते हैं बर्फ के छोटे छोटे कण। तो वो क्या है? एंड एक और क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएट से हैज चेंज्ड हिज मूड? कवि क्या कहता है कि उसका मूड कैसे चेंज हुआ? एंड हाउ हैज द पोएट मूड्स चेंज? वो कहना चाहता है कि पोएट जो है ना, वो पोएट का चेंज मूड, पोएट का जो मूड है ना, वो चेंज किस तरीके से होता है और ऐसा क्या हुआ उससे पोएट का मूड चेंज हो गया। तो वो क्या है उसको हमें समझना है। दैट्स इट। सो आंसर इज वेरी इजी। आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर समझ सकते हो, है ना। सो आंसर क्या है? द डस्ट ऑफ स्नो मीन्स, क्या मीनिंग है? स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो। यहाँ पर एक गलती है, यहाँ पर एक वर्ड मिसिंग है, पार्टिकल्स, जो मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, तो आप इसे इसमें नोट कर लेना, पार्टिकल्स। सो डस्ट ऑफ स्नो का मतलब है पार्टिकल्स ऑफ स्नो, स्मॉल पार्टिकल्स, है ना। द पोएट वॉज इन अ सैड मूड। आपने पोएम पढ़ी है, आपको पता है कि पोएट सैड मूड में थे। एंड द सडनली, यहाँ पर आप सडनली कर सकते हो, द को आप हटा लो, है ना। सडनली shower in the form of dust of snow change the poet's mood। सडनली क्या होता है? शॉवर होता है किसका? डस्ट ऑफ स्नो का। और उस तरीके से क्या होता है? पोएट का मूड पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। एंड द पोएट्स मूड चेंज्ड फ्रॉम सैड टू हैप्पी। पहले पोएट सैड थे, फिर वो किसमें चेंज हो गया? उनका मूड हैप्पी में। एंड ही फेल्ट रिफ्रेश्ड, और वो रिफ्रेश फील करने लगे। एंड एंजॉय किया उन्होंने ब्यूटी ऑफ द नेचर को। सो गाइस, ये आंसर बहुत इजी था। आई होप यू अंडरस्टैंड। एंड सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट? हाउ डज रॉबर्ट फ्रॉस्ट प्रेजेंट नेचर इन दिस पोएम? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने नेचर को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया है? एंड द फॉलोइंग क्वेश्चंस में हेल्प यू टू थिंक ऑफ एन आंसर। कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको सोचने पर मजबूर करेंगे कि उन्होंने नेचर को किस फॉर्म में प्रेजेंट किया है। सो 3 क्वेश्चंस हैं और 3 आंसर्स हैं। तो हम एक एक क्वेश्चन रीड कर लेते हैं और उसके आंसर्स को समझते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की बारी पहले आती है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाट आर द बर्ड्स दैट आर यूजुअली नेम्ड इन पोएम्स? बर्ड्स के नाम कौन कौन से दिए गए हैं पोएम्स में? एंड डू यू थिंक, आपको क्या लगता है कि क्रो इज ऑफन मेंशन्ड इन पोएम? क्रो जो है वो ऑलरेडी पोएम में मेंशन था, आपको क्या लगता है? एंड व्हाट इमेजेस कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ अ क्रो? एंड जब आप किसी क्रो के बारे में सोचते हो तो आपके माइंड में कौन कौन सी इमेजेस बनती हैं? सो इस क्वेश्चन के आंसर को हम लोग कैरी करते हैं। Frost presents nature in a very different ways in these poems। क्लियर? सबको पता है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है उन्होंने नेचर को बहुत डिफरेंटली क्या किया है, यहाँ पर प्रस्तुत किया है। सो फर्स्ट हमारा आंसर है कि एक्चुअली पोएट टेक्स द बर्ड्स एंड ट्रीज विच आर नोन फॉर ब्यूटी लाइक पैरट, cuckoo and trees full of beautiful flowers and fruits etc। सो यहाँ पर कौन कौन से पक्षियों के बारे में कहा गया है और नेचर के कौन कौन से टाइप को बताया गया है? तो इसमें बताया गया एक्चुअली क्या करते हैं पोएट, किसके बारे में बात करते हैं? बर्ड्स एंड ट्रीज के बारे में, जिनकी ब्यूटी से सब परिचित हैं। एंड लाइक जैसे पैरट है, कुकू है, ट्रीज है और ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं। एंड
फ्रूट्स, इट इज नेचर बहुत बहुत बड़ी है, इसमें बहुत बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एंड अ क्रो, अब क्रो के बारे में पूछा गया था, तो अ क्रो इज रेयरली मेंशन्ड इन पोयम। तो क्रो जो है वो काफी रेयरली, मतलब ज्यादा यूज नहीं किया गया है, इसको कभी कभी रेयर यूज किया गया है पोयम में। एंड क्रो इज ब्लैक। और अब आपके माइंड में क्या इमेज बनती है जब आप क्रो के बारे में सोचते हो? तो क्रो एक नेगेटिव सिंबल होता है, कहीं ना कहीं आपको पता है ना, क्योंकि वो ब्लैक कलर का साइन होता है, तो ब्लैक कलर कहीं ना कहीं नेगेटिव सिग्नल बता देता है। ये क्रो के बारे में जब आप सोचते हो तब ऐसी फीलिंग आती है। सो क्रो इज ब्लैक इन कलर ऑफ कोर्स एंड विद वेरी हार्श वॉइस। क्यों क्यों वो ऐसा माना जाता है? क्योंकि उसकी वॉइस बहुत ज्यादा हार्श होती है, कठोर होती है। थिंकिंग ऑफ अ क्रो ब्रिंग्स वेरी डिप्रेसिंग एंड सोरोफुल पिक्चर्स टू अवर माइंड। तो हमारे माइंड में कौन सी पिक्चर्स बनती है? क्रो के बारे में जब हम थिंकिंग करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फील होता है एंड सोरोफुल, और हम बहुत ज़्यादा दुखी महसूस करते हैं जब हम क्रो के बारे में कहीं ना कहीं सोचते हैं। सो ये फर्स्ट क्वेश्चन आई होप आपको क्लियर हुआ हो। सेकेंड की बात करते हैं। अगेन सेकेंड क्या बोलता है? अगेन व्हाट इज अ होमलॉक ट्री। अब हमसे इस क्वेश्चन में क्या किया जा रहा है? होमलॉक ट्री के बारे में पूछा जा रहा है। एंड व्हाई डज the poet write about more beautiful tree such as maple or an oak or a pine। तो ये कुछ ट्रीज के नेम है जो मेंशन किए गए थे। एंड होमलॉक ट्री क्या होता है? हमने पढ़ा था कि होमलॉक ट्री क्या होता है, एक वाइट कलर का प्लांट होता है, एक ट्री होता है, और एक पॉइजनियस प्लांट होता है। ओके, सो अब हम इसके आंसर को समझते हैं। अ होमलॉक ट्री इज पॉइजनियस प्लांट। यू वेरी वेल नो दैट कि पॉइजनियस प्लांट मैं आपको बता चुकी हूँ। एंड स्मॉल वाइट फ्लावर्स, जिसमें छोटे छोटे वाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं। एंड द पोएट डिस्क्राइब्ड, और पोएट ने बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया दिस ट्री, इस ट्री को, बिकॉज द प्लांट और ट्री एज वेल एज द क्रो मैच द पोएट्स मूड। कहीं ना कहीं वो पॉइजनियस प्लांट एंड पोएट का मूड क्या करता है? मैच करता है। तो पोएट का मूड लाइक सैड है ना, और होमलॉक ट्री भी कहीं ना कहीं नेगेटिव साइन बता रहा है। तो मतलब क्रो का साइन, पोएट के गुस्से का साइन, कहीं ना कहीं वो सैड है, एंग्री है, तो उसका साइन, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं ये सारी चीजें, सारी थिंकिंग क्या करती है? मैच करती है क्रो और प्लांट की। किसके मूड से? पोएट के मूड से। थर्ड क्वेश्चन को रीड करती हूँ, है ना। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। थर्ड क्वेश्चन पर आती हूँ और उसमें देखते हैं कि हमने किस बारे में डिस्कस किया है। ओके, थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डू द क्रो एंड होमलॉक रिप्रेजेंट जॉय और सोरो। आपको बताना है कि क्रो और होमलॉक जो हैं वो किसको रिप्रेजेंट क्या करा है उन्होंने पोयम में, जॉय को किया है या सोरो को किया है। एंड व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो दैट द क्रो शेक्स ऑफ अ होमलॉक ट्री स्टैंड फॉर। तो यहाँ पर होमलॉक ट्री के बारे में बोला गया है कि होमलॉक ट्री से जब डस्ट ऑफ स्नो के कुछ कण गिरते हैं पोएट के शोल्डर पर, एनी पार्ट ऑफ द बॉडी पर, तो पोएट का रिएक्शन क्या होता है, हमें इस वाली बात को इसके अंदर बताना है। सो आंसर व्हाट? या दिस वन। द क्रो एंड होमलॉक ट्री रिप्रेजेंट सोरो एंड डिप्रेशन। ऑफ कोर्स सबको पता है सोरो और डिप्रेशन फील करवाता है। एंड फेल्ट बाय द पोएट, और ये सब कुछ पोएट के थ्रू फील किया गया था इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में। सो द डस्ट ऑफ स्नो इज द सिंबल ऑफ नेचुरल जॉय एंड एनर्जी। कहीं ना कहीं पोएट के लिए ये पॉजिटिव शामिल, पॉजिटिव तरीके से फील किया गया था उसको, कि उसके साथ कुछ अच्छा सा हैपन, कुछ घटित हो गया था। दे मैच द पोएट्स मूड, और कहीं ना कहीं वो पोएट के मूड को भी मैच करता है। एंड द डस्ट और स्नो, आई एम सॉरी यहाँ पर आप ऑफ कर लीजिएगा, आई एम सॉरी, इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ, आई एम सॉरी, या वन मोमेंट, इसको यहाँ पर ऑफ कर दीजिएगा। द डस्ट ऑफ स्नो स्टैंड्स फॉर समथिंग जॉयफुल। तो कवि के साथ कुछ ऐसा जॉयफुल, एक खुशनुमा, खुशी भरा कुछ इंसिडेंट हो जाता है वहां पर। आप जानते हो कि कुछ बर्फ के टुकड़े, जो बर्फ के जो कण होते हैं वो कौन गिरा देता है? क्रो गिरा देता है। सो दैट द फॉलिंग ऑफ द स्नो ऑन हिम चेंज्ड हिज मूड, सैड मूड,
तो वो जो बर्फ गिरी थी, बर्फ के कुछ कण गिरे थे, तो वो पोएट के मूड को उसने चेंज कर दिया। क्लियर? आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो। अब मैं बढ़ती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा वो तीनों क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होंगे, है ना, सेकेंड क्वेश्चन में। अब हम क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट पर मूव ऑन करेंगे, जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है ना। हैव देयर बीन टाइम्स, यहां पर टाइम्स, ओके, हैव देयर बीन टाइम्स व्हेन यू फेल्ट डिप्रेस्ड और होपलेस। ये हमसे पूछा जा रहा है इस पोयम में, क्या आपने कभी ऐसे डिप्रेस या फिर असहाय, होपलेस कभी फील किया है? आई एम सॉरी, होपलेस मतलब निराशा कहीं ना कहीं फील की है। हैव यू एक्सपीरियंस्ड, क्या आपने कभी एक्सपीरियंस भी किया है अ सिमिलर मोमेंट, या फिर इसी से मिलता जुलता मोमेंट, दैट चेंज योर मूड दैट डे, जब आपका मूड उस दिन चेंज हो गया। क्लियर? इसका आंसर क्या है, ये अपने पर लिखना है, जरूरी नहीं कि आप ये आंसर कॉपी करें, ये अपनी लैंग्वेज में भी आप शो कर सकते हो समझने के बाद। सो यस, ऑफ कोर्स there have been many times when I was in a bad mood, मैंने काफी टाइम ऐसा फील किया है जब मेरा मूड बैड था, बट समथिंग हैव ऑलवेज चेंज माई बैड मूड, लेकिन मेरे साथ हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा हुआ जिससे मेरा जो मूड था वो कहीं ना कहीं बदल गया। वन डे आई हैड गॉन टू दी पार्क, एक दिन मैं पार्क गई थी, एंड आई वॉज इन अ बैड मूड, मेरा मूड बहुत ज्यादा खराब था। सो सडनली आई हर्ड द सॉन्ग ऑफ अ कुकू बर्ड, तो मुझे अचानक से एक कुकू बर्ड का साउंड सुनाई दिया, और दैट द स्वीट सॉन्ग चेंज्ड माय डिजेक्टेड मूड। डिजेक्टेड मूड को आप क्या बोलोगे? उदासी भरा मूड। तो उसी दिन क्या हुआ, आई मीन उसी वक्त जब मैंने कुकू बर्ड का साउंड सुना, तो मेरा जो मूड था वो चेंज हो गया। अब कुछ, आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ आया। ये क्वेश्चन आप अपनी लैंग्वेज में अटेम्प्ट कर सकते हो। कुछ आउट ऑफ क्वेश्चंस हैं जो मतलब पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स में, तो वो क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वाज द पोएट स्टैंडिंग अंडर द होमलॉक ट्री। पोएट होमलॉक ट्री जो पॉइजनियस ट्री है उसके नीचे क्यों खड़ा हुआ था? किसी भी पेड़ के नीचे खड़े होने की बात होती है तो अंडर प्रीपोजिशन हम लोग लगाते हैं, ये बात याद रखिएगा। सो आंसर है, द पोएट वॉज फीलिंग वेरी डिप्रेस्ड एंड होपलेस, ये बात हमने पहले भी जान ली है। ही वॉज इन अ सैड मूड, वो सैड मूड में थे, ये भी क्लियर है। एज ही वॉज लॉस्ट इन हिज थॉट्स, उन्होंने अपने सारे थॉट्स को लॉस्ट कर दिया था, खो दिया था। एंड ही स्टूड अंडर अ होमलॉक ट्री एंड द इंसिडेंट वॉज नॉट प्री प्लान, और जो क्रो और फिर पोएट का डस्ट ऑफ स्नो का ये जो इंसिडेंट हुआ वो कोई प्री प्लान नहीं था, पहले से कोई प्लानिंग नहीं थी कि ऐसा होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ हैज द पोएट ऑब्जर्व्ड नेचर इन द पोयम डस्ट ऑफ स्नो। पोएट जो हैं उन्होंने किस तरीके से नेचर को ऑब्जर्व किया है, कैसे महसूस किया है, क्या समझा है नेचर के बारे में, और ये जो पोयम है इसमें उन्होंने नेचर को किस तरीके से हैंडल किया है वो हमें समझाना है। सो रॉबर्ट फ्रॉस्ट आप जानते हो कि इज अ लवर ऑफ नेचर, कि वो प्रकृति के प्रेमी हैं। एंड द क्रो एंड द होमलॉक ट्री आर एसोसिएटेड विद बैड ओमेंस और डेथ एंड फियर। जो क्रो और होमलॉक ट्री है वो कहीं ना कहीं एसोसिएट करते हैं, बताया है उन्होंने क्रो और होमलॉक ट्री को एक बैड ओमेंस, बैड रीजंस के साथ, लाइक डेथ और फियर। बट रॉबर्ट फ्रॉस्ट प्रेजेंटेड दैम वेरी ब्यूटीफुली, लेकिन रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस नेगेटिव थिंकिंग को भी कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव थिंकिंग से रिलेट करके हमें समझाया। दे ब्रिंग चीयर टू हिम, और इसी इंसिडेंट ने उन्हें क्या किया, उन्हें चीयर किया। एंड आर अ सोर्स ऑफ जॉय, और कहीं ना कहीं उनकी खुशी के सोर्स भी बने। थ्रू हिज पोयम, उनकी पोयम के द्वारा क्या होता है, ही कन्वेज मतलब उनका ऐसा मानना है, कन्वे करना है कि अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज वो इस पोयम के थ्रू देना चाहते हैं, दैट एवरीथिंग सराउंड अस, जो हमारे आसपास हैं, इज ब्यूटीफुल साइट्स, जो साइट्स के बारे में हो या फिर सिचुएशंस के बारे में हो, वो कहीं ना कहीं मैसेज देना चाहते हैं कि सिचुएशंस और जो ब्यूटीफुल जो नेचर है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए, हमारी लाइफ को कहीं ना कहीं, हमारे मूड को चेंज करने में कहीं ना कहीं वेरी वेरी हेल्पफुल होता है ना। तो आई होप आपको यहाँ तक इसमें इतने ही क्वेश्चंस थे,
और इसमें इतने ही क्वेश्चंस थे, ज़्यादा नहीं थे। अब आगे के लेसन्स को करने के लिए हम और वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे, सो दैट आप बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में और हमारे आगे के वीडियोस को भी ज़रूर वॉच एंड सपोर्ट कीजिएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड अपने प्रीशियस कमेंट देना ना भूलें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। इसकी पोएम आपने नहीं देखी हो तो पोएम आप जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट में आप सर्च कर सकते हो, है ना, उसमें सीरीज डली हुई है। डायरेक्ट वीडियो पर जाकर भी आप लोग देख सकते हो। और अगर आपने ना नोटिफिकेशन बेल को अभी ऑन नहीं किया है तो ऑन कर लेना, ताकि जितने भी आने वाले वीडियोस हैं आपको क्या हो जाए, उसकी नोटिफिकेशन चली जाए। सो बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।